गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको कक्षा 11 की बायोलॉजी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, जीवित जीव किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया है। तो आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन, पहचान आप जंतुओं का कैसे करेंगे। इसमें आप लोगों को बताया गया था पहचान किस आधार पर आप कर सकते हैं। तो आप पहचान कई प्रकार से कर सकते हैं। फिर से हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार आप पहचान किसी भी जीव जंतु का कर सकते हैं। पहला, जंतु एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। कोशिका के आधार पर आप जंतुओं का पहचान कर सकते हैं। एक मानक पैमाना होता है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं कि किस जंतु को किस संघ में रखा जाए। जैसे उनके शरीर की संरचना क्या है, उनके शरीर की संरचना कैसे है। वो लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। उनका रंग भी किसी भी कलर का हो सकता है, जैसे ब्लैक हो सकता है, जिसे काला कह सकते हैं, गोरा हो सकता है। तो इस आधार पर इन लोगों का पहचान किया गया किसी भी जीव जंतु का। आइडेंटिफिकेशन कब कर सकते हैं आपको संरचना पता हो कि किस संरचना के उसके पास। जैसे जानवर है, गाय है, आप गाय की पहचान कैसे करोगे। गाय है, उसके पास क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। गाय, भैंस, ये जितने भी होंगे आपको पहचान करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसका शारीरिक आकार, देखेंगे किस प्रकार उसके शरीर की संरचना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो ऊपर से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आप पहचान करेंगे कौन सा जंतु क्या है। जैसे उसके शरीर की संरचना, गाय आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये गाय है, तो उसमें एक कोशिकीय जंतु तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक कोशिकीय जंतु आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। तो हम कह सकते हैं ये बहुकोशिकीय जंतु है। और अगर देखा जाए इसके पास, जैसे बहुकोशिकीय जंतु तो है, इसके पास 2 पैर हैं, 2 जोड़ी कह सकते हैं। और इसके जैसे गाय के बाद आपको अगर और अन्य जंतुओं की पहचान करना हो, जैसे भैंस भी उसी में आती है ना, गाय भैंस ये सब उसी में आते हैं। तो ये भी बहुकोशिकीय होंगे, क्योंकि ये हमको दिख रहे हैं और इसमें भी 2 जोड़ी क्या होंगे, पैर होंगे। तो इन सब के आधार पर रंग में गाय क्या होगी, सफ़ेद होगी, काली भी हो सकती है, और भैंस अधिकतर काली होती। तो हम जंतुओं का पहचान किस आधार, उनकी रंग, संरचना, आकृति, या वो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, इस आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये जंतु हो सकता है। फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप दोबारा से उसको क्या करेंगे, सिर्फ आपने पहचाना कि ये हो सकता है, फिर आप उसको नामकरण देंगे कि ये गाय है या भैंस है। तभी तो आप पहले किसी भी व्यक्ति को आप पहचानेंगे कि ये क्या कर सकता है। जैसे हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या हम पढ़ा सकते हैं बायोलॉजी, तो उसी आधार पे तो आप उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते ना। तो ऐसे पहले जंतुओं को पहचाना जाता है कि ये जंतु कौन सा है, पहले पहचान करेंगे, फिर उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है नामकरण। नोमेनक्लेचर। तो नामकरण वैज्ञानिकों ने दिया है। तो इसमें 2 प्रकार के, जैसे आप एक पौधे होते हैं, दूसरे जंतु होते हैं। तो 2 समूहों में बांटा गया है ना। पौधों का जो नोमेनक्लेचर होगा वो अलग किया जाएगा, जंतुओं का अलग किया जाएगा। अगर हम दोनों का नामकरण एक में मिक्स कर देते हैं तो क्या हम आसानी से जान पाएंगे ये पादप है या जंतु है, नहीं जान सकते।
तो इसीलिए जंतुओं का नामकरण किया गया या वनस्पतियों का नामकरण किया गया, ताकि सुविधा अनुसार हम जब चाहें जिनके बारे में अध्ययन कर सकें। तो ICBN, दूसरा है ICZN। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामकरण। तो नामकरण में क्या होता है? नामकरण दो भागों में विभक्त किया गया है, एक पादप के लिए, वनस्पतियों के लिए, और दूसरा जंतुओं के लिए। नामकरण करने के बाद जो वनस्पति होंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल में रख दिए जाएंगे, और जो जंतु होंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल में उन्हें रख दिया जाता है। जैसे कोई पादप है, जैसे मटर ले लीजिए, ये पादप है, तो हम इसके कुछ आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरा हो रहा है। इसमें पुष्प आता है। ये सब क्या है? इसकी पहचान ही है तो पादप की। ये बता रहा है कि ये पादप है, इसमें क्लोरोफिल है, पुष्प आता है, इसमें जड़ें होती हैं, शाखाएं होती हैं ना। तो क्या करेंगे? इसका नामकरण हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के तहत करेंगे। दूसरा जंतु है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, जिसके बारे में सिर्फ आप जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या है इसके अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली है, जिसमें वैज्ञानिक किसी भी जंतु को ढूंढ के उसका नॉमेनक्लेचर इसी के तहत करते हैं कि वो पादप है, जंतु है, पादप है या जंतु है। इसी के आधार पर ICBN और ICZN के आधार पर किया जाता है नॉमेनक्लेचर। अब आता है सिर्फ इसमें बॉटनिकल में सिर्फ वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है, और जूलॉजिकल में सिर्फ जीवों का नामकरण किया जाता है। अब आपको पढ़ना है दी नामकरण पद्धति क्या है। दी नामकरण पद्धति। बाइनोमियल दी नामकरण पद्धति का नियम जो दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें बताया जाता है कि पौधों में दो नाम किया जाता है, उनके दो नाम होते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो दी नामकरण पद्धति के अनुसार इसका नाम रखा गया है मैंजीफेरा, और मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। तो यही क्या है, इसका दो नाम हुआ, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। इसे क्या कहेंगे? जेनेरिक कहेंगे।
इसे जेनरिक कहेंगे और इसे स्पेसिफिक कहेंगे। तो मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। ये आम जो होता है ये जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। इसके जो दिनामकरण पद्धति है इसके कई रूल्स होते हैं। आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं दिनामकरण पद्धति में? जैसे पहला जब दिनामकरण पद्धति किया जाता है तो एक जेनरिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है। तो इसमें कई रूल्स हैं। जैसे पहला नाम क्या है? मैंजीफेरा है तो पहला नाम कैपिटल से शुरू होगा, पहला नाम कैपिटल से शुरू होगा। दूसरा, ये स्पीसीज है तो इसको स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करोगे। पहला वर्ड जो होता है दिनामकरण पद्धति में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, दूसरा नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसको जेनेरिक कहेंगे और इसको स्पेसिफिक कहेंगे। दूसरा होता है अगर आपने इसमें मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने दिनामकरण पद्धति तो बना दिया लेकिन जिसने इसकी खोज की क्या आपने उसका नाम लिखा कहीं? नहीं। फिर इसके बाद दिन लग जाता है। तो ये अब पूरा हुआ कि ये जिस वैज्ञानिक ने यानी मैंजीफेरा इंडिका की खोज किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने की थी। तो जब तक आप यहाँ पीछे लिंक नहीं लगाते तब तक आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता है। पहला, इसके कई रूल्स हैं। पहला जो होता है जेनरिक नेम वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पेसिफिक जो होता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और पीछे वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। और इसे जो लास्ट होता है जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है स्पेसिफिक होता है उसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो आप किसी भी जंतु का या वनस्पति का नामकरण क्या करेंगे? तो ध्यान देंगे जो जेनरिक पहले लिखे, जेनरिक के बाद स्पेसिफिक लिखे, स्पेसिफिक के बाद जिन्होंने उसकी खोज की है आपने उसका नाम नहीं लिखा है तो आपका वो सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। इसी को दिनामकरण पद्धति कहते हैं। यानी जेनरिक नाम भी हो और स्पेसिफिक नाम हो तो उसी को क्या कहेंगे कि ये दिनामकरण पद्धति, चाहे किसी जंतु का हो चाहे किसी वनस्पति का नाम हो। तो जैसे ये तो जंतु के बारे में आपने पादप के बारे में आपने देखा कि मैंजीफेरा क्या है, ये आम का ही तो वैज्ञानिक नाम है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएं और उससे कहें कि 1 किलो आप हमें मैंजीफेरा दे दें तो क्या वो आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि ये आम कह रहे हैं। लेकिन जब आप मैंगो कहो या आम कहो वो तुरंत आपको देगा। तो ये सिर्फ कौन यूज़ करता है? वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं। यानी मैंजीफेरा इंडिका का प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक करते हैं या आम भाषा में कहें तो स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं इसका उपयोग। अब ये वनस्पति की बात हुई, अब हम आते हैं ह्यूमन में यानी जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। तो होमो सैपियंस इसे क्या कह सकते हैं? इसे जेनरिक कह सकते हैं और इसे स्पेसिफिक कह सकते हैं ना, क्योंकि जेनरिक जो होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पेसिफिक का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ये कौन है? मानव का वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है ना। तो जैसे दिनामकरण पद्धति कैसे प्रारंभ हुआ, जैसे धीरे धीरे मानव में परिवर्तन आते गए, फिर इसके बाद कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिनामकरण पद्धति किया। और वर्गीय का पिता आपको पता है, टेक्सोनॉमी का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है ना। तो ये है दिनामकरण पद्धति। एक ही जंतु के यानी जेनरिक नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो, फिर आप उसके जो खोजकर्ता है उसको लास्ट में जोड़ दें तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। उसी को जेनरिक नाम कहते हैं। यानी जीनस भी हो स्पीसीज भी हो तो उसी को कहेंगे दिनामकरण पद्धति। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनका स्पेसिफिक नाम नहीं है तो उनको दिनामकरण पद्धति में नहीं रखा जाता है, यानी एक नामकरण पद्धति में रखा जाता है। और दिनामकरण पद्धति के अलावा भी कई नामकरण पद्धति है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं बताना है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। आपने दिनामकरण पद्धति पढ़ा, वर्गीकरण के ही तहत तो हम बताएं कि ये जीनस है और स्पीसीज। मैंजीफेरा इंडिका क्या था? जीनस था मैंजीफेरा और इंडिका स्पीसीज थी। जब हाथ से लिखा जाता है इसको
तो क्या किया जाता है, नीचे अंडरलाइन किया जाता है। अगर आपने इसको अंडरलाइन नहीं किया है क्लासिफिकेशन करते समय तो आपका क्लासिफिकेशन वहाँ पे गलत माना जाएगा। जीनस और स्पीसीज के नीचे हमेशा आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि आप इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म का मतलब होता है जैसे हमने इंडिका लिखा है ऐसे लिखें, तिरछा लिखें तो उसे इटैलिक फॉर्म कहा जाएगा। तो आप तिरछा नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको नीचे अंडरलाइन करना होगा, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। तो अब आपको पढ़ना है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्गीकरण विभिन्नता, समानता। आप जो वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, जीवों की विभिन्नता और समानता के आधार पर करेंगे कि किस जीव में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जा रही है, तो आप उसको अलग रख देंगे। अगर उनके अंदर समानता पाई जा रही है तो उनको अलग कर लेंगे। जैसे हम ह्यूमन की ही बात करें तो बहुत सारे ह्यूमन, सिर्फ क्या नहीं मिल रहा, आपका सोच नहीं मिल रहा है, और बाकी तो आप में हाथ पैर है, सब में हाथ पैर है, तो उनमें विभिन्नता नहीं पाई जा रही ना, समानता पाई जा रही, इसीलिए उसे क्या कह दे रहे हैं, मैमल्स में रख दे रहे हैं, मैमल्स में रख। मैमल्स में किन जंतुओं को रखा जाएगा, स्तनधारी मैमल्स, मतलब जिसमें स्तन पाया जाएगा, यानी स्तन तो स्तनधारी जंतु में क्या आएंगे, वह जंतु आएंगे जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, वही तो स्तनधारी आएंगे। यानी स्तनधारी में जितने भी जंतु आएंगे, जैसे कुत्ता, जो कुत्ती होती है वो बच्चा पैदा करती है, बिल्ली हुआ, ये सब अंडे नहीं देते, सब बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे पैदा करने के बाद क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। स्तनधारी है तो इनको क्या करेंगे, एक ही वर्ग मैमल्स में रख देंगे, क्योंकि ये बच्चे कर रहे हैं और बच्चे करने के बाद उसको दूध पिला रहे हैं, तो इसीलिए इसमें सब में समानता है, तो इसीलिए मैमल्स में रख दें। यानी ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स में आ रहा है ना, क्योंकि ह्यूमन में भी ऐसा होता। अब कुछ जंतु ऐसे होंगे जो बच्चे नहीं पैदा करते होंगे और उनको दूध नहीं पिलाते होंगे, तो उनमें क्या पाई जा रही, भिन्नता पाई जा रही है ना। जैसे मुर्गी अंडे देती है, तो इसको इस संघ में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जैसे कुछ कीट होते हैं, कीट को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इसमें विभिन्नता पाई जा रही, यानी विभिन्नता और समानता को देखकर वर्गीकरण किया जाता है इसी के आधार पे। तो इसके जैसे वर्गीकरण के आपको लक्षण पढ़ना है, किस लक्षण के आधार पर आप वर्गीकरण कर दे रहे हैं। अब तक आपने समानता देखा और विभिन्नता देखा, तो आपको वर्गीकरण के लक्षण पढ़ने हैं। वर्गीकरण के क्या लक्षण है, सबसे पहले जीवों के कोशिका की क्या देखा जाता है, संरचना देखा जाता है, कोशिका की संरचना। तो वर्गीकरण के लक्षण में आप देखेंगे निम्न लक्षण, आप कह सकते हैं निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो पहले क्या है, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिकाएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो कोशिका की संरचना के आधार पर करेंगे। प्रो मतलब जिसमें प्रिमिटिव, प्राचीन टाइप का क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको अलग रख देंगे, अलग संघ में। और जिसमें यूकैरियोटिक यानी सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा, उसको अलग रख देंगे। तो हम कोशिका की संरचना के आधार पर जंतुओं को वर्गीकरण करेंगे, उनके लक्षण को। जैसे कोई जंतु होते हैं एक कोशिकीय होंगे ना,
एक कोशिकीय होंगे और कोई जंतु बहुकोशिकीय होंगे। तो इसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे कि बहुकोशिकीय जंतुओं को अलग रखेंगे और एक कोशिकीय जंतुओं को अलग रखेंगे। अब दूसरा लक्षण इसका आता है शरीर संरचना। क्या सभी जंतुओं की शरीर की संरचना एक समान होती? नहीं होता है। कोई बाईपोलर होते हैं, कोई मल्टीपोलर होते हैं, कोई यूनिपोलर होते हैं। तो इसके आधार पर भी किया जाता है कि जो जंतु होते हैं उनके शरीर की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कुछ के शरीर पे रोए पाए जाते हैं, कुछ के शरीर पर नहीं पाए जाते, कुछ के शरीर पर छिद्र पाए जा रहे हैं, कुछ के शरीर पर छिद्र नहीं पाए जाते। अब तीसरा है पोषण के आधार पर। पोषण आपको पता है, इससे पहले भी बताया गया। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक परपोषी होते हैं, दूसरा विषमपोषी। जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, क्या करेंगे? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, उन्हें परपोषी कहेंगे। जैसे इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। सभी पेड़ पौधे भी नहीं आते, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, वो कीटों का भक्षण करते हैं। तो पेड़ पौधे आगे जो अपना भोजन खुद बनाएगा वही पर गलत लिखे, सॉरी, स्वपोषी होगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वही स्वपोषी कहलाएगा, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा वो क्या कहलाएगा? परपोषी या विषमपोषी कहलाता है। इसमें जंतु हो सकते हैं ना। तो पोषण के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, कौन से जंतु स्वपोषी हैं और कौन से जंतु विषमपोषी हैं। अब चौथा पॉइंट आता है शारीरिक संगठन। अभी थोड़ी देर पहले बताया किसी जंतु पे रोए पाए जाते हैं, किसी जंतु में छिद्र पाए जाते हैं ना। तो उनके शरीर का संगठन कैसा है, वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये शारीरिक संगठन होता है। और पांचवा होता है कार्यात्मक संगठन। आपका जो शरीर है किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये इसमें कार्यात्मक संगठन में बताया जाता है। जैसे आप में कुछ जंतु में होता है डाइजेशन डायरेक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट में डाइजेशन नहीं होता, और हम लोगों में डायरेक्ट डाइजेशन नहीं होता। हम लोगों में करीब 4 से 5 घंटे में डाइजेशन कंप्लीट होता है, लेकिन अमीबा पैरामीशियम में ऐसे पार्ट नहीं पाए जाते, कार्यात्मक संगठन नहीं होता है। तो क्या कह सकते हैं? इसके आधार पर करते हैं, क्योंकि हम लोगों में 4 से 5 घंटे में भोजन का पाचन हो रहा है, और वही अमीबा पैरामीशियम में ज़्यादा देर नहीं, सब पूरी एलिमेंट्री कैनाल का विकास हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से भोजन का पाचन इस तरह से होगा? तो कह सकते हैं फिजियोलॉजी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन भी इनका अलग होता है। अब आपको बताना है वर्ग की सबवर्ग क्या है। वर्ग के सबवर्ग किसे कहते हैं, टेक्सोनॉमी, कैटेगरीज किसे कहेंगे? तो इसमें सभी श्रेणी चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इन सब श्रेणियों को मिला के क्या बनता है? वर्ग की सबवर्ग बनता है। वर्ग की
समवर्ग। सभी श्रेणी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इन सबको मिला के वर्ग की सबवर्ग बनता है। और इन्हीं सारे यानी चाहे छोटी सबवर्ग हो चाहे बड़ी सबवर्ग को कहते हैं वर्गीकरण पदानुक्रम। वर्गीकरण पदानुक्रम। वर्ग की सबवर्ग किसे कहते हैं? सभी श्रेणियों को, चाहे छोटी श्रेणी हो चाहे बड़ी श्रेणी हो, इनको वर्ग की सबवर्ग कहते हैं। और वर्ग की सबके सारे समस्त यानी छोटी और बड़ी को मिला के, चाहे छोटी श्रेणी हो या बड़ी श्रेणी हो, इनको मिला के वर्ग की पदानुक्रम बनता है। वर्ग की पदानुक्रम किस प्रकार है? तो सभी जीवों के वर्ग की अध्ययन के सामान्य सबवर्ग होते हैं, जैसे फाइलम होता है, जगत जिसे आप कह सकते हैं किंगडम, संघ होगा, फाइलम पौधों के लिए डिवीजन का प्रयोग करते हैं। वर्ग, क्लास, गण आता है, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश आता है, जीनस, जाति आता है, तो यही वर्ग की पदानुक्रम है। पहले क्या होता है? जगत होता है, चाहे पादप हो या जंतु हो, इसको बताया जाएगा ये किस जगत का है। जैसे प्रोटिस्टा का है, मोनेरा का है, एनिमलिया का है या प्लांटी का है, ये बताया जाएगा। दूसरा होता है संघ। संघ सिर्फ जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, पादपों के लिए डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है वर्ग, ये किस वर्ग का है, किस क्लास का है। चौथा आता है गण, ये किस ऑर्डर का है। फिर फैमिली आती है, इसके बाद वंश आता है और जाति आती है। वंश और जाति, वंश जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे मैंजीफेरा आपको लिखना है, मैंजीफेरा आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे और फेरा क्या करेंगे, ये फेरा इसकी मैंजीफेरा इंडिका इसकी स्पीसीज है, तो आप इसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे और इसके पास में जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है उसको लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपका ये पूरा हो जाता है कि आपने क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की है। जब तक आप अगर जीनस और स्पीसीज लिख रहे हैं, जीनस और स्पीसीज लिखने के बाद नीचे आपने अंडरलाइन नहीं किया तो भी आपका अधूरा माना जाएगा। अगर आपने लिंक यानी जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है उसका नाम भी अधूरा छोड़ दिया तो भी आपका ये अधूरा माना जाएगा। बस आज आप लोगों को इतना ही बताया जाएगा, बाकी नेक्स्ट डे बताया जाएगा।